हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जॉन लॉक के द्वारा संपत्ति का जो सिद्धांत बताया गया है उसकी बात करेंगे। ठीक है, थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का सिद्धांत या संपत्ति का अधिकार। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। निजी संपत्ति रखने और असीम संपत्ति संचित करने के अधिकार को उचित ठहराने के लिए लॉक ने जो तर्क दिए हैं उनसे वह पूंजीवाद का सच्चा समर्थक सिद्ध होता है। देखिए दोस्तों, लॉक ने निजी संपत्ति यानी कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है उसको कितनी भी मात्रा में रखने को उचित ठहराया है और उसके पीछे उसने कई सारे तर्क दिए हैं, जिसके चलते ये साफ साफ प्रतीत होता है कि वह पूंजीवाद का एक सच्चा समर्थक है। लॉक ने यह तर्क दिया है कि कोई भी मनुष्य अपने उपयोग के लिए इन संसाधनों में से मतलब धरती पर जो संसाधन है उनमें से किसी का प्रयोग तभी कर सकता है जब वह उसके साथ अपना श्रम मिलाकर उस पर अपना अधिकार सिद्ध कर सके। लॉक के अनुसार मनुष्य को अपने शरीर का पूरा स्वामित्व प्राप्त है, अतः अपने शरीर या अपने हाथों से वह जो काम करता है उसके साथ उसका अपना नाम जुड़ जाता है। दूसरे शब्दों में प्राकृतिक संसाधनों के साथ अपना श्रम मिलाकर वह जो कुछ अर्जित करता है वह उसकी निजी संपत्ति बन जाता है। इस तरह से किसी वस्तु को अपने अधिकार में लेने के लिए दूसरों की सहमति आवश्यक नहीं होती। तो देखिए दोस्तों, लॉक ने ये तर्क दिया है कि कोई जो व्यक्ति का शरीर है उस पर व्यक्ति का पूरा अधिकार होता है, और जब व्यक्ति अपने शरीर से कुछ करता है और प्राकृतिक संसाधन पर अपना श्रम लगा देता है तो जो भी संपत्ति अर्जित होती है उसका मालिक वो व्यक्ति खुद होता है। मान लो जमीन पड़ी थी खाली, किसी का अधिकार नहीं था, उस पर व्यक्ति ने अब श्रम किया और अनाज उगाया, तो जो अनाज है उस पर पूरा का पूरा उस व्यक्ति का अधिकार होगा। प्राकृतिक संसाधन पर अगर व्यक्ति अपना श्रम लगाकर कोई वस्तु प्राप्त करता है तो उस पर व्यक्ति का अधिकार होगा लॉक के हिसाब से। मैकफर्सन ने इस तर्क के साथ जुड़े हुए विचार को स्वत्व मूलक व्यक्तिवाद, पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म की संज्ञा दी है। देखिए दोस्तों, एक विद्वान है 20वीं शताब्दी के मैकफर्सन, इन्होंने जो जॉन लॉक ने जो तर्क दिया है उसको इन्होंने स्वत्व मूलक व्यक्तिवाद कहा है। अब ये क्या होता है स्वत्व मूलक व्यक्तिवाद यानी कि पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म क्या होता है? स्वत्व मूलक व्यक्तिवाद का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति वस्तुतः अपने शरीर और अपनी क्षमताओं का स्वामी है और इनके लिए वह समाज के प्रति किसी भी तरह से ऋणी नहीं है। यह विचार 17वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक उदारवाद की मान्यताओं के साथ लगातार जुड़ा रहा है। मनुष्य को अपने जीवन की रक्षा का अधिकार है और श्रम करना भी उसके अधिकार में है। इन दोनों मान्यताओं के आधार पर लॉक ने यह तर्क दिया है कि व्यक्ति धरती की किसी भी वस्तु के साथ अपना श्रम मिलाकर उस पर अपना स्वत्व या स्वामित्व स्थापित कर सकता है। इसके साथ कुछ शर्तें अवश्य जुड़ी हैं, परंतु लॉक ने उन शर्तों से बचने का रास्ता भी निकाल लिया है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर मैकफर्सन ने लॉक का जो विचार था, तर्क था, उसको कहा है कि वो स्वत्व मूलक व्यक्तिवाद है। स्वत्व मूलक व्यक्तिवाद का मानना होता है कि जो व्यक्ति है उसका अपने ऊपर पूरा अधिकार है, व्यक्ति का अपने शरीर अपने श्रम पर पूरा अधिकार होता है और अपने श्रम अपने ऊपर जो अधिकार है उसकी अपनी क्षमताएं अपने शरीर है उसके प्रति वो समाज का ऋणी नहीं है। समाज का कोई आभार व्यक्त करने की उसे ज़रूरत नहीं है, वो अपना खुद ही अपने जीवन का अधिकार उसके पास है। अब ये जो विचार था ये उदारवाद के साथ लगातार लंबे समय से जुड़ा रहा था। लॉक ने जीवन की रक्षा का अधिकार और श्रम का जो अधिकार था, क्योंकि जीवन की रक्षा से ही जुड़ा हुआ अधिकार है श्रम का अधिकार, उसका सहारा लेते हुए इन्होंने जॉन लॉक ने ये कहा कि मनुष्य अगर धरती पर जो भी संसाधन है उस पर अपना श्रम अगर लगा देता है तो उसका स्वामी वो खुद बन जाता है। और इसके साथ कुछ शर्तें जुड़ी हुई थी, जैसे कि
जो व्यक्ति अपना श्रम लगाए, अगर किसी भी समाज पर किसी भी सामान पर, किसी संसाधन पर श्रम लगाता है, तो उसके साथ कुछ शर्तें भी जुड़ी हुई थी। बट जॉन लॉक उन सभी शर्तों से बचने का रास्ता भी निकाल लेते हैं। पहली शर्त यह है कि मनुष्य धरती से उतना ही ग्रहण करे जिससे दूसरों के लिए भी पर्याप्त हिस्सा बचा रहे। दूसरी यह है कि मनुष्य उतना ग्रहण करे कि उसके नष्ट होने से पहले उसे जीवन के लिए उपयोगी बना सके। दूसरे शब्दों में, जब बची हुई वस्तु को दूसरा कोई लेने वाला ना हो और वह पड़ी पड़ी बेकार जा रही हो, तब व्यक्ति उसे लाभदायक रूप देने के लिए जितना चाहे ले सकता है और उसे अपनी संपत्ति बना सकता है। इस संपत्ति को उसके श्रम का फल मानना चाहिए। इन वस्तुओं के मामले में दूसरों की भी अपने अपने श्रम का फल अर्जित करने का अवसर देना चाहिए। परंतु जो वस्तुएं व्यक्ति की सूझबूझ और उद्यम के बल पर अर्जित की जाती हैं और कभी खराब ना होने वाले धन के रूप में संचित की जाती हैं, उन पर ऐसी कोई शर्त लागू नहीं की जा सकती। अब देखिए दोस्तों, अब दो शर्तें थी प्रमुख रूप से। अगर कोई भी व्यक्ति धरती के संसाधन को उपयोग करके अपनी संपत्ति बनाता था, तो उसके लिए दो शर्तें थीं और उन शर्तों से बचने का रास्ता भी जॉन लॉक ने निकाल लिया था, जिसके चलते वो निजी संपत्ति को काफ़ी ज़्यादा उचित ठहराते हैं कि असीम संपत्ति हम अर्जित कर सकते हैं। तो पहली शर्त थी कि धरती से आपको उतना ही लेना है जितने में आप, जिससे कि दूसरों के लिए भी कुछ बचा रहे। मतलब कि आप, जैसे कि मान लो उदाहरण के लिए, आप मान लो प्राकृतिक रूप से कुछ फल के पेड़ हैं, तो आप उतने ही फल तोड़िए ताकि दूसरे भी उससे फल तोड़ सकें। तो व्यक्ति अगर एक लिमिट में अगर उपयोग करता है तो ये ठीक है, ताकि दूसरे व्यक्तियों के लिए भी उनका हिस्सा बचा रहे। ठीक है ये। अब दूसरी शर्त ये थी कि मनुष्य जो भी चीज़ ग्रहण कर रहा है उसको नष्ट होने से पहले जितना चाहे वो उपयोग कर ले। मतलब कि मान लो कि जो फल हैं, अब वो फल खराब होने वाले हैं, कोई लेने वाला नहीं है उनको, और वो फल खराब होने वाले हैं, तो ये मनुष्य के पास ये अधिकार है कि वो उन फल को या किसी भी चीज़ को जो खराब हो सकती है, उसको खराब होने से पहले ही उसका उपयोग कर ले। तो ये भी एक शर्त थी। अब जॉन लॉक ने कहा कि ये जो शर्तें हैं, ये उन वस्तुओं पर लागू नहीं होती जो मनुष्य की सूझबूझ पर आधारित होती हैं। जो वस्तुएं कभी खराब नहीं हो सकती, ऐसी धन संपदा जिसे इकट्ठा करेंगे तो वो खराब होकर सड़ेगी नहीं, उन पर ये शर्तें लागू नहीं की जा सकती, ये जॉन लॉक ने कहा। और इस तरह सौदागर उद्योगपति वर्ग, जो मर्चेंट इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास के प्रवक्ता के नाते, लॉक ने संपत्ति को सीमित रखने वाली बाधाओं को दूर कर दिया है। मतलब देखो, तो ये जो दो शर्तें थी वो थोड़ा-सा एक लिमिटेशन, एक बाउंडेशन लगा रही थी कि आप एक लिमिट में ही अपना मतलब संपत्ति अर्जित कर सकते हो। बट लॉक ने कहा कि उन वस्तुओं जो खराब नहीं हो सकती, उन पर ये शर्तें लागू नहीं होती। तो इस तरह जॉन लॉक ने, क्योंकि वो पहले से ही सौदागरों, उद्योगपतियों का प्रवक्ता था, मतलब उनके हित में बात करता था, तो इस तरह इसने संपत्ति को सीमित रखने वाले जो शर्तें थी, उन बाधाओं को इसने दूर कर दिया। लॉक के अनुसार मुद्रा के चलन के कारण अधिकृत संपत्ति को सीमित रखने वाली शर्तें अपने आप हट गई हैं। सोना चांदी पड़े पड़े खराब नहीं होते, अतः मनुष्य उनकी असीम मतलब होता है अनलिमिटेड मात्रा संचित कर सकता है, अनलिमिटेड संचित कर सकता है। इसी मुद्रा का संचय वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। अब लॉक कह रहा है कि देखो, जब से मनी चल गया है, मुद्रा चल गई है सोने की, चांदी की, या जो पैसा चल गया, उसके कारण अब मनुष्य अनलिमिटेड धन संपदा अर्जित कर सकता है। सोना चांदी पड़े पड़े कभी खराब नहीं होते, तो उनको अनलिमिटेड मनुष्य रख सकता है। दूसरे, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को जीवन के लिए उपयोगी रूप देने के उद्देश्य से ग्रहण करता है ताकि वह पड़ी पड़ी बेकार ना हो जाए, तब भी उस पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। इस तरह यदि कोई व्यक्ति उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से बहुत सारी भूमि अपने अधिकार में ले लेता है, तो
उससे यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि दूसरों के लिए पर्याप्त भूमि बच गई है या नहीं। इसके विपरीत वाणिज्य अर्थव्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति प्राकृतिक संसाधनों की उत्पादकता को बढ़ाकर दूसरों की आवश्यकताएं पूरी करने में सहायक सिद्ध होता है। अतः उत्पादन के उद्देश्य से संचित की जाने वाली संपत्ति की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, भले ही इससे कुछ लोग साधनहीन हो जाएं। अब देखो यहाँ पर अब बात आगे कह रहा है जॉन लॉक कि देखो, अगर कोई मनुष्य उत्पादकता बढ़ाना चाहता है और वो किसी संसाधन का अधिक से अधिक प्रयोग करता है, तो तो उससे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि आपने जिस संसाधन का प्रयोग किया क्या वो दूसरों के लिए बचा है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा खेती करके प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है, तो लॉक कह रहा है कि आप उससे ये नहीं पूछोगे कि दूसरों के लिए भी खेती के लिए ज़मीन बची है, उसे बल्कि प्रोडक्शन करने दो। मतलब यहाँ पे लॉक कह रहा है कि अगर कोई बेकार ज़मीन वगैरह पड़ी है, तो उसका अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहता है तो उसे वो करने दो। उससे ये मत पूछो कि क्या दूसरों के लिए भी वो ज़मीन बची है या नहीं। और एक फ़ायदा यहाँ पर ये होगा, लॉक कह रहा है कि इससे प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो व्यक्ति का खुद का तो जीवन बहुत समृद्ध होगा ही होगा, इससे वो जो उत्पादकता ज़्यादा बढ़ गई है उससे वो दूसरों को भी लाभ दे सकता है। और इसी में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कह रहा है कि अगर उत्पादन के उद्देश्य से कोई भी संपत्ति संचित की जा रही है, इकट्ठा की जा रही है, तो उसकी कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। अनलिमिटेड भी वो संचित किया जा सकता है, भले ही कुछ लोग साधनहीन ही क्यों ना हो जाए, मतलब भले ही कुछ लोग गरीब क्यों ना हो जाएं। अगर कोई व्यक्ति उत्पादन बढ़ाकर अपने जीवन को अच्छा करना चाहता है तो उसे रोकना नहीं चाहिए। लॉक ये कह रहा है। यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो लॉक ऐसी बातें कर रहा है जिससे कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो ज़्यादा बढ़ा था, प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा था, वही बातें लॉक कर रहा है। और हो सकता है कि लॉक की ही बातों का प्रभाव हो, तभी इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, प्रोडक्शन बढ़ा था, तभी तो जो इतना उत्पादन बढ़ गया था कि उस उत्पादन को जो प्रोडक्शन था उसको बेचने के लिए इन देशों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए, नए बाजार ढूंढे। कोई नहीं, अब वापस से लॉक की संपत्ति के सिद्धांत पर आते हैं। क्योंकि लॉक के अनुसार मनुष्य को अपने श्रम पर पूरा अधिकार है, इसलिए वह उसे बाजार में बेचने के लिए भी स्वतंत्र है। श्रम बिक जाने के बाद अपने खरीदार की संपत्ति बन जाता है, अतः उससे होने वाला उत्पादन भी उसके खरीदार की संपत्ति होता है। यह विचार भी वाणिज्य अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप है। तो यहाँ पर लॉक एक और विचार दे रहा है कि लॉक मानता है कि जो श्रम होता है उस पर मनुष्य का अपना अधिकार होता है, बट अगर मनुष्य चाहे तो वो अपने श्रम को बेच भी सकता है। वो उसकी संपत्ति, तो वो अपनी संपत्ति को बेच सकता है, और उसके श्रम से जो खरीदार ने उसके श्रम को खरीदा है, तो अब श्रम से जो भी प्रोडक्शन होगा वो खरीदार का होगा जिसने उसके श्रम को खरीदा था। और ये भी जो बातें हो रही ये भी वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था, जो उदारवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, उसके अनुरूप ही ये बात है। इस तरह लॉक के सारे तर्क 17वीं शताब्दी के पूंजीपति वर्ग की मांगों को उचित एवं तर्कसंगत ठहराने के प्रयास सिद्ध होते हैं। वह न केवल उत्पादन के उद्देश्य से असीम संपत्ति के संचय को उचित ठहराता है, बल्कि राज्य को निजी संपत्ति की सुरक्षा का साधन बनाकर बाजार की आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने से रोकता है। तो देखिए दोस्तों, लॉक ने संपत्ति के बारे में जो भी बातें करी हैं, इसके अलावा और भी बातें की है दूसरे सिद्धांतों में भी, उससे यही पता चलता है कि वो पूंजीपति वर्ग का समर्थन कर रहा है, उनकी मांगों को ही उठा रहा है। उसने निजी संपत्ति की बहुत ज़्यादा निजी संपत्ति की सुरक्षा पर बहुत ज़्यादा बल दिया है, निजी संपत्ति को उसने उचित ठहराया है। संपत्ति को अनलिमिटेड लिया जा सकता है, इस बात को उसने उचित ठहराया है। और राज्य को ये निर्देश दिया है कि वो व्यक्ति की संपत्ति पर विशेष सुरक्षा प्रदान करे, और बाजार की जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं उसमें हस्तक्षेप ना करे। उसका कहने का तो मतलब यही है ना कि सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए बाजार में। पहले उसने कहा कि अगर कोई व्यक्ति श्रम बेच रहा है तो वो व्यक्ति श्रम बेच सकता है। अब ऐसे में जो जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो प्राइवेट सेक्टर में ही जा रही हैं,
अब व्यक्ति खुद ही अपने श्रम को बेच रहा है, जो खरीदार है वो उससे कुछ भी करवा रहा है, उसके श्रम से जो भी उत्पन्न होता है वो खरीदार के हिस्से में जा रहा है। तो ये सब प्राइवेटाइजेशन का ही प्रभाव है, जिसमें सरकार को हस्तक्षेप करने से जॉन लॉक के द्वारा रोका जा रहा है। तो जॉन लॉक ने वही है पूंजीवाद पर बहुत ज़्यादा बल दिया, और उस समय ही जो पूंजीवाद का उदय होना शुरू ही हो रहा था, विचार सामने आ ही रहे थे, उसके मूल प्रवर्तक के रूप में जॉन लॉक सामने आया। उदारवाद की विचारधारा फिर इसी के चलते आगे बढ़ी, और इसी कारण से जॉन लॉक को उदारवाद का जनक भी कहा जाता है। और अमेरिका के संविधान में भी जॉन लॉक के विचारों की स्पष्ट छाप आप देख सकते हो। जो संविधान में जो मतलब पूंजीवादी जो व्यवस्था है, पूंजीवाद जो अमेरिका में फैला है, उसका जो ये जो विचार है पूंजीवाद का, वो जॉन लॉक से ही आया है। तो हम अब ये कह सकते हैं कि जिस समय जॉन लॉक के विचार मतलब सामने आए थे, जिस समय 17वीं शताब्दी के आसपास, तो उस समय तो वो बहुत उचित प्रतीत हो रहे थे। पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए उस समय वो बहुत आवश्यक थे। बट लेकिन आज के टाइम पर उसके जो विचार हैं संपत्ति वगैरह को लेकर, वो पूरी तरह हम उसको उचित नहीं ठहरा सकते। अब हम देख रहे हैं कि जो यूके जैसी कंट्री है वो भी कल्याणकारी राज्य सामने ला रही है। तो मतलब क्या है कि पूंजीवाद में भी कहीं कहीं कमी है। तो संपत्ति के अधिकार वगैरह जो जॉन लॉक ने बताए, उन सभी को हम आज के टाइम पर मान्यता नहीं दे सकते। बाकी उस समय पूंजीवाद को समर्थन देने के लिए उसके विचार काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको संपत्ति के अधिकार पूरी तरह आपको क्लियर हो गया होगा। जॉन लॉक ने निजी संपत्ति को जस्टिफाई किया है अपने इन तर्कों के द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा एक नेक्स्ट वीडियो आएगी इस वीडियो के अलावा, जिसमें मैं आपको जॉन लॉक ने जो प्राकृतिक अधिकार बताए थे उसको एक्सप्लेन करूंगा। वैसे तो जो प्राकृतिक अधिकार थे वो थोड़ा बहुत आप समझ ही चुके होंगे, जॉन लॉक की 2 वीडियोस मैंने बना दी हैं, तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत आप समझ गए होंगे कि प्राकृतिक अधिकार क्या होता है। बट फिर भी मैं एक अलग से छोटी सी वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको प्राकृतिक अधिकार के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।